देखिए, जहाँ तक चीन की जो नीतियाँ हैं हमारे नेबरहुड में, पड़ोस देशों के साथ में, तो 2 चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि चीन भी इन देशों का पड़ोसी है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अ, वैश्विक परिवेश में देखें, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन की जिस तरह की ये हरकतें हैं, जिस तरह की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है रीजन में, उन सबको एक तरह से रोकने का मादा रखता है। भारत एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मिलिट्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, जो उसका एक सबसे बड़ा और एक शक्ति है भारत की। तो मैं ये समझता हूँ कि यही देख करके जब वो देखता है कि भारत इतनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और ये सोच रही, ख़ास तौर से जितने बड़े बड़े विकास वाले देश हैं, अमेरिका हुआ, रशिया हुआ, जितने भी हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सब चाहते हैं कि भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते बने। और आज उनके रिश्ते चीन के साथ एक तरह से प्रॉब्लम के कगार पर है, चीन की वजह से ही ख़ास तौर से, और दूसरा जियोपॉलिटिक्स के रहते। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भारत जो है वो नेबरहुड में ही, अपने पड़ोस में ही किसी तरह सीमित होकर रह जाए, और उसी के तहत उनकी जो पॉलिसी है, जैसे पाकिस्तान तो पूरी तरह उनके कब्ज़े में है, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे वो उनका ब्लाइंड सपोर्ट हो इंटरनेशनल में, इवन टेररिज्म के मामले में वो पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, चाहे मिसाइल्स हो, न्यूक्लियर हो, जिस भी क्षेत्र में है, आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे ज़्यादा मजबूत हैं आज की डेट में। और वो उसको तो हो गया। अब उसके अलावा बाकी जो मित्र देश हैं हमारे भारत के, जो कि भारत माना जाता था कि 71 के बाद से भारत की काफ़ी महिमा और काफ़ी पहचान जो है वो इस पूरे रीजन में मानी जा चुकी है, और भारत एक तरह से इसको अपना पड़ोसी मानता था। लेकिन चीन ने उसमें शुरू कर दिया कि उनको और भी ऋण देना शुरू कर दिया, उनके प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, एक तरह से जिसको उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, जैसे भारत को सब तरफ से घेर दिया जाए, उनके टापुओं पे, उनके पोर्ट्स को लेकर के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन मुल्कों के, चाहे वो बांग्लादेश में रहा हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो नेपाल में हो, पहले मालदीव्स में था, तो उनकी सब तरफ ये ऋणी रहती है कि इन सब कंट्रीज़ को हम किसी तरह अपने कंट्रोल में कर लें, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़ास तौर से, क्योंकि भारत का यहाँ के जो लोग हैं, P2P कनेक्ट जो है वो इतना स्ट्रांग है सभी देश लोगों, सारे कंट्रीज के साथ, कि उसको डिस्प्लेस करना पाकिस्तान के लिए चाइना के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना करके भारत के खिलाफ ये सब करने की साजिश रखता रहता है। और अब म्यांमार में भी यही हाल किया है उसने, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पे भी हों, उनके अपने पोर्ट्स में, वहाँ पे मिलिटराइजेशन, उनके जो असेट्स हैं उसका, ये सब वो करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक चुनौती तो है ही। तो इस चुनौती को भारत किस तरह निपट सकता है, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ की है। आपको 1971 में किस तरह बांग्लादेश बना ये सबको मालूम है, किस तरह श्रीलंका में भारतीय फ़ौजों ने जाकर के हेल्प की जो वहाँ की सरकार को, तो वो भी एक सबको जग जाहिर बात है 1987 में। उसके अलावा किस तरह मालदीव में वहाँ की सरकार को किस तरह बचाया। तीसरी चीज़ यह है कि जैसे ही कहीं कोई विपदा आती है, उस तरह उस विपदा के समय पे भारत सबसे पहला एक मुल्क होता है जो वहाँ उन सब मुल्कों में पहुँच जाता है और वहाँ पर उनकी मदद करता है, और उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। हम यही चाहते रहे हैं हमेशा से कि हमारे अगर नेबर्स स्ट्रांग होंगे इकोनॉमिकली, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि जब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। भारत सबसे बड़ा मार्केट है, हमने उन सबको एक तरह से एक प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया है। तो चीन भी वही सब करने की कोशिश करता है, और लेकिन चीन ने अपना, चूंकि उसकी पॉकेट्स बड़ी थी, तो उसने उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ऋण दिया, और उसके बाद में उसका जो डेट डिप्लोमेसी है, वुल वॉरियर डिप्लोमेसी है, और एक तुरंत प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की जो क्षमता है,
उसके चलते उसने वहाँ पर काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर लिया और कई तरह के लीडर्स को अपने मैं कहूँगा अपनी तरफ कर लिया। नेपाल में जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जब से आई है तो चीन ने उसको एक अपना फेवडम समझ लिया और वहाँ पर जाकर के वो पूरा वो करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने बड़े रिश्ते हैं, आप जा सकते आ सकते, वहाँ का कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की थी। तो अगर नेपाल में उनके रोड्स, उनका चीन का सारा सामान यहाँ आ जाता है, कल्चरली वहाँ पे लोग आपके खिलाफत करने लग जाते हैं पॉपुलर लेवल पे, तो आपके लिए एक हेडेक हो गया, एक अननेसेसरी। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत ने इस वक्त अपने आप को, जैसा अभी देख ही रहे हैं हम, चाहे विदेश सचिव गए, उससे पहले और भी बड़ी बड़ी विजिट्स हुई हैं, इवन चीन के साथ आप अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी 18-19 बार बाद उनके साथ डिफरेंट मीटिंग्स में मिल चुके हैं और एक तरह से हमारे बीच में एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम कोई भी मुद्दों को जो है डिस्प्यूट में नहीं बदलने देंगे, डिस्प्यूट्स को किसी भी तरह से हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको हम बात करके सुलझाएंगे। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा कि बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारे जो हो रहा है लद्दाख में या उधर तो उन सब जगहों को जो ये लड़ाइयाँ पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो इससे सीधा पता लगता है कि चीन की जो इच्छाएं हैं, क्या वो चाहता है, वो सिर्फ एक्सपेंशनिज्म चाहता है, अपना आधिपत्य चाहता है, हेजिमनी चाहता है और उसके लिए भारत को पूरी तरह से सशक्त रहना पड़ेगा। भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों को भी और उनको भी ये समझना चाहिए, लेकिन वो कोशिश क्या करते हैं कि दोनों तरफ से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सके और ये उनकी एक उस तरह की डिप्लोमेसी रहती है। चाहते हुए ये वो चूज़ नहीं करना चाहते कि मुझे भारत और चीन के बीच में चूज़ करना पड़े। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारी जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा और मजबूत करना चाहिए, हमारा असिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, हमारा पब्लिक डिप्लोमेसी को कुछ थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, ताकि लोगों को देखिए 1947 की बात अब ख़त्म हो गई, उसके बाद से बड़े अब जनरेशन्स बदल गई हैं, नया डिजिटल डिप्लोमेसी का ज़माना आ गया है और तो लोगों को, यूथ को हमें एक तरह से आगाह करना है, उनको एक तरह से समझाना है कि उनके लिए क्या अच्छा है और वो बड़े स्मार्ट हैं, सब समझते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते रहेंगे लेकिन एक कंपटीशन चीन के साथ चलता रहेगा।